हेलो बच्चों, पिछले टर्म पर हम पढ़ रहे थे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हमने पढ़ा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। अब हमारे सामने प्रश्न यही उठता है कि सब आवेश इस तरह से वितरित हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करें। तो दोनों तरह से निकाल सकते हैं, कूलाम के नियम से भी और गाउस नियम से भी। और हमारा चैप्टर में आगे गाउस नियम आएगा। उससे पहले इस आवेश वितरण के कारण यदि कूलाम नियम से विद्युत क्षेत्र निकाले तो कैसे ज्ञात करें। तो उसका एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो आपका आवेश वितरण है उसको छोटे छोटे अल्पांशों में बांटें और प्रत्येक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालें। और उस चूंकि अल्पांश पर जो आवेश है उसको आप बिंदु आवेश मान सकते हो और सभी विद्युत क्षेत्रों को ऐड कर लें। तो इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। और उसका एक एग्जांपल हम ले रहे हैं जो हमारे कोर्स में भी है। वो है क्या कि समरूप आवेशित वलय के कारण वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले तो वलय को समझें कि एक वलय, ये वृत्ताकार एक वलय है और ये जो पेन है ये इसके सेंटर से होकर जा रही है। जैसे ये इसकी अक्ष है। वलय जब बोर्ड के तल पर ऐसे रखे हो तो इसे सर्कुलर बनाते हैं और यदि ये बोर्ड के अक्ष पर ऐसे खड़े हो कागज तल पर तो इस तरह से इसको दिखाते हैं। तो ये क्या वलय की अक्ष, ये क्या वलय का केंद्र, ये वलय की त्रिज्या। और इस वलय पर क्यों आवेश समान रूप से फैल रहा है जो चित्र में दिखाया गया है। तो ये कैसा वितरण हुआ, रेखीय आवेश वितरण। कल हमने पढ़ा कि यदि आवेश समान रूप से किसी रेखा सरल हो, सीधी रेखा हो और चाहे वक्र हो, तो एक वक्र रेखा है, ये घूमती हुई एक लाइन है, तो ये रेखीय आवेश वितरण है। और किसी रेखीय आवेश वितरण में इकाई लंबाई पर जो आवेश होता है उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा। तो बोलो कुल आवेश क्या है, Q। और ये जो वक्र रेखा है जिसको हम इस वलय की परिधि कहेंगे, वो परिधि कितनी होती है 2πr। तो L की जगह क्या आएगा 2πr। अतः रेखीय आवेश घनत्व क्या आएगा, रेखीय आवेश घनत्व जिसे हम लैम्बडा से बोलेंगे वो कितना होगा बेटा Q/L। तो Q की जगह Q, L की जगह टोटल लेंथ कितनी होगी 2πr। यह आ गया रेखीय आवेश घनत्व। फिर मैंने अभी बताया था कि यदि हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है कूलाम नियम से तो इसके छोटे छोटे पीसेज करने पड़ेंगे। तो हमने जो वलय की जो व्यास है ये इस डायमीटर के जो एंड्स होते हैं सिरे उन पर आमने सामने दो स्मॉल पीसेज ले लिए dl लेंथ के और उस पर जो आवेश है वो माना dq है। तो dq को बिंदु आवेश मान सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं अल्पांश आवेश तो हमने मान रखा है dq, वो कितना होगा बोलो, इकाई लंबाई पे कितना है लैम्बडा, तो इसकी लंबाई कितनी है dl, तो dl पे कितना हो गया लैम्बडा dl। और लैम्बडा की वैल्यू Q/2πr और इनटू dl, ये किसकी वैल्यू होगी dq की। अब जो ये आवेश है dq हमने आमने सामने लिए, इनके कारण हम जो बिंदु P लिए है इस पर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहेंगे। तो बोलो इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बिंदु P को अल्पांश से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो इधर जो विद्युत क्षेत्र आया उसको हम लिख लें dE1 और इधर जो विद्युत क्षेत्र आया उसको लिख दें dE2। और ये डिस्टेंस r है, ये भी कितनी होगी r। तो बोलो BE1 वेक्टर क्या हो जाएगा k, बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र क्या होता है KQ/r², r कैप। तो k, q की जगह हो गया dq, r की जगह हो गया r² और r कैप की जगह दिशा लिखेंगे AP की दिशा में, AP दिशा में। याद इसी तरह से dE2 वेक्टर k dq r², ये हो जाएगा BP दिशा में। अब देखो इक्वेशन 2 और 3 से हम देखें तो दोनों के परिमाण क्या है बराबर। DE1 वेक्टर का परिमाण
इज इक्वल टू DE2 वेक्टर का परिमाण, इसको मान लें DE, और ये क्या हो गया K DQ/R²। इसको इक्वेशन 4 ले लें। अब देखो, यदि ये एंगल आपका अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है या शीर्षाभिमुख कोण, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण। इसके घटक बनाए तो इधर क्या आएगा, DE1 cos अल्फा, और इधर कितना आएगा घटक, यह जाएगा DE1 sin अल्फा। इसी तरह से DE2 के भी दो घटक होंगे, DE2 cos अल्फा, और इधर जो घटक आएगा वो DE2 sin अल्फा। अब देखिए, चूंकि DE1 और DE2 दोनों के परिमाण बराबर है, अतः ये जो घटक है ये परिमाण में बराबर और दिशा में परस्पर विपरीत है, अतः एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, और केवल कौन से घटक बचे रह जाएंगे, DE1 cos अल्फा और DE2 cos अल्फा। तो अब वलय के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, लेकिन एक चीज हमें ध्यान देनी है कि इस पूरी वलय के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, हमें केवल दो अल्पांशों के कारण नहीं निकालने, इसलिए वलय पर केवल दो ही अल्पांश नहीं है, वलय पर तो बहुत अल्पांश है। तो देखो आपकी ये वलय है, तो यहाँ अल्पांश, तो इसके सामने का अल्पांश यहाँ, ये अल्पांश तो इसके सामने का अल्पांश यहाँ। तो बताओ, प्रत्येक यहाँ होगा तो इसके सामने यहाँ होगा, यहाँ होगा तो इसके सामने यहाँ होगा, और सभी अल्पांशों के जो ऊर्ध्व घटक है, वर्टिकल कंपोनेंट है, वो तो कट जाएंगे, कैंसिल होंगे, और केवल कौन से बचेंगे, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज घटक ही बचेंगे। तो बताओ, प्रत्येक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, DE cos अल्फा, दो के कारण 2D cos अल्फा, तीन के कारण 3D cos अल्फा, और सभी कारण DE cos अल्फा का समाकलन कर दें तो बताओ क्या हो जाएगा। अतः वलय के कारण कुल विद्युत क्षेत्र E अक्ष इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन यानी जोड़ DE cos अल्फा, ठीक, ये आपका आ जाएगा। और दिशा क्या होगी, x अक्ष के अनुदिश, तो यहाँ क्या लगा सकते हैं, x कैप। तो बोलो क्या है आपका विद्युत क्षेत्र आएगा, DE cos अल्फा। अब DE की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो देखिए, यदि हम DE की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, E अक्ष इंटीग्रेशन, बच्चों D की वैल्यू क्या है, K DQ अपॉन क्या है, R² गुणा cos अल्फा। इस समकोण त्रिभुज से देखो cos अल्फा, cos अल्फा पर होगा आधार और बटे में कर्ण, तो क्या हो गया, x बटे में r, ये cos अल्फा की वैल्यू होगी, और क्या हो गया, x कैप। अब देखिए r इक्वल टू क्या हो गया, √r² प्लस x², हाइपोटेनियस इक्वल टू √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण बराबर वर्गमूल लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी। और DQ की वैल्यू आपकी ये रही, तो ये वैल्यू पुट करें तो बोलो क्या आ गया, E अक्ष इक्वल टू समाकलन के DQ की जगह लिख दे Q अपॉन 2πr, ये रखिए अपॉन 2πr गुणा में DL के D की वैल्यू, R² की जगह लिख दे, बोलो R² प्लस x², ये r की वैल्यू थी, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, ये वैल्यू आ गई। और देखो आपकी k हो गया, dq हो गया, r² हो गया, x, ये हो जाएगा r की वैल्यू √r² प्लस x², और ये हो गया x कैप। इस तरह से ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, E अक्ष एक्स इक्वल टू, देखो ये हो गया K कांस्टेंट, इसको निकालो बाहर, Q कांस्टेंट, इसको निकालो बाहर, X कांस्टेंट, इसको निकालो बाहर, क्योंकि समाकल हो रहा है L के सापेक्ष, D है अल्पांश के सापेक्ष, और बाहर निकालो बाहर 2πr, r² प्लस स्क्वायर पावर 1 यार आधी, यहाँ कितनी होगी 1.5,
यूनिट का मतलब 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और अंदर क्या हो गया dl और ये क्या बच गया x। dl मीन्स अल्पांशों की लंबाई का जोड़। तो सभी अल्पांशों की लंबाई का जोड़ क्या हो गया, उसकी परिधि के बराबर 2πr। तो क्या हो गया e अक्ष k qx 2πr और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये समाकलन हो गया 2πr। सभी अल्पांशों की लंबाई का जोड़ और x कैप 2πr से 2πr। तो क्या आ गया आपका e अक्ष इक्वल टू k qx r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और x कैप दिशा होगी अक्ष के अनुदिश। तो ये क्या आ गया, ये आपका फॉर्मूला आ गया समरूप आवेशित वलय के कारण वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या है फॉर्मूला, k qx अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 x कैप। तो देखो बच्चों ये अक्ष पर विद्युत क्षेत्र आ गया। अब कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। विशेष स्थितियां केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट हम ये सोचें कि जो डिस्टेंस x है वो इस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो। आप देखोगे कि ये रिंग है, यदि मैं इससे दूर जाऊंगा तो मुझे रिंग छोटी दिखेगी। उस कंडीशन में आप देखो मौखिक रूप से देखें तो ये छोटी दिखेगी और छोटी दिखेगी, लास्ट में कैसे दिखेगी, ये पॉइंट के रूप में यहाँ दिखेगी। तो बताओ ये आवेश कैसा नजर आएगा, बिंदु आवेश के रूप में, जो कहां पर रखा है ओ पर, और दूरी क्या होगी x। तो बताओ बिना विकलन निकल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा kq/x²। बिंदु आवेश q के कारण x दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है kq/x²। तो ये आ जाएगा। देखो यहां भी ऐसा आता नहीं आता। देखिए आपका ये लिखिए जब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, अर्थात प्रेक्षण बिंदु की वलय के केंद्र से दूरी वलय की त्रिज्या की दूरी की तुलना में बहुत अधिक हो, तब यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो आर स्क्वायर तो और बहुत बड़ा हो जाएगा। तब एक्स स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मान दे तो उस कंडीशन क्या हो जाएगा ई अक्ष। कब, जब x वेरी वेरी ग्रेटर देन r, ये शर्त है तब। तो देखो यहां से r स्क्वायर को छोड़ो, 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, x की पावर लगी 3, 1 पावर ये कट गई। तो बताओ क्या आ गया kq/x² x कैप आ गया। तो वलय से बहुत अधिक दूर बिंदु के लिए वलय ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उसका पूरा का पूरा चार्ज उसके सेंटर पर रखा हुआ है। तो आपकी बहुत अधिक दूर हो तो ये फॉर्मूला काम ले सकते हैं। और ये देखो कि यदि हम x अनंत हो तो उस कंडीशन में इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो वलय से अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। केस सेकंड, वलय के केंद्र पर, वलय के केंद्र पर, केंद्र पे क्या हो जाएगा x बराबर 0। केंद्र पर क्या हो जाएगा x, अतः ये पॉइंट यहाँ आ जाए। अब देखो हम बिना इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। वलय के सेंटर पर तो इस आवेश और इस आवेश का विद्युत क्षेत्र आमने सामने होंगे, कैंसिल। ये और ये विद्युत क्षेत्र आमने सामने होंगे, कैंसिल। तो बताओ आमने सामने के अल्पांशों के आवेश विद्युत क्षेत्र को कैंसिल कर दें तो नेट विद्युत क्षेत्र क्या आएगा 0। और इस फॉर्मूले में x बराबर 0 रख के देख लो तो क्या आएगा 0। तो ई केंद्र, तो वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या हो गया 0। तो केंद्र पर 0, अनंत पर 0। तो प्रश्न ये होता है कि विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा कहां। तो अब हम उस बिंदु को निकालते हैं जहां पर वलय के कारण विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा। देखिए अब थर्ड कंडीशन कर रहे हैं कि x के जिस मान के लिए विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा उसके लिए हमने पहले भी पढ़ा है। एक दिन क्वेश्चन क्या था जब कि जब स्वतंत्र चर के जिस मान के लिए परतंत्र चर अधिकतम या न्यूनतम होता है उसके लिए परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन 0 होता है।
तो यह स्वतंत्र चर क्या है x, परतंत्र चर क्या है e, तो क्या होगा de बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 0। x के जिस मान के लिए विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा उसके लिए d बाई डी एक्स क्या होगा 0, अधिकतम या न्यूनतम के लिए। तो बोलो d बाई डी एक्स ई की वैल्यू पुट करो k q x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। तो देखो के क्यू कॉन्स्टेंट बार डी बाई डी एक्स, ये क्या हो गया x, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 इज इक्वल टू 0। अब आपके दो फलन आ गए, एक फलन ये रहा, एक फलन ये रहा, और दो फलनों का अवकलन क्या होता है याद करो, डी बाई डी एक्स यू वी इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स वी डी यू बाई डी एक्स। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, विशेष तौर से बाई वाला ध्यान दें, पहले फलन को ऐसे रखो दूसरे का अवकलन करो, दूसरे फलन को ऐसे रखो पहले फलन का अवकलन करो। तो देखो क्या हो गया, के क्यू तो इधर भाग गया और 0 हो गया। पहला फलन x, दूसरे का अवकलन डी वाई डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे रखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 डी बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 0। फिर आपका नया फॉर्मूला क्या है कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n-1 पढ़ा को। तो देखो दिस इम्प्लाई x, इसका अवकलन करो तो कितनी पावर है -3/2 पहले आ गया, और क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 में से एक और लेस किया तो हो गया -5/2। फिर फलन के अंदर जो फलन है उसका अवकलन करो, इसके अवकलन से गुणा करो तो आर स्क्वायर का अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो इसका हो गया फलन के फलन का अवकलन, प्लस ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, इसका अवकलन हो गया 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया -3x और x स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 इज इक्वल टू 0। आप देखो आगे सॉल्व करते हैं, इस टर्म को पहले लिख लें और कॉमन ले लें, तो कॉमन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, इसको ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ आ जाएगा -3x स्क्वायर। अब देखो 5/2 ढाई में से डेट आ गया तो क्या बचा 1, इसका माइनस का, तो यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 इज इक्वल टू 0। ये टर्म का चली जाएगी 0 में, तो क्या हो गया 1 -3x स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। चलो था इस टर्म को इधर ले लेते हो 1 3x स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म इधर आके क्या बन जाएगी पॉजिटिव की, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करें, आगे सोल्व करते हैं। देखो तो देखो बच्चों ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, दिस इंप्लाई क्या हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बोलो आर अपॉन √2, कितने पर प्लस माइनस आर अपॉन √2। तो इस डिस्टेंस पर अर्थात प्लस माइनस आर अपॉन √2 पर
आपका विद्युत क्षेत्र वलय पर। प्लस माइनस क्यों? देखिए आपकी ये वलय है तो इससे इधर भी और इधर भी कितना r/√2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। इसको वर्बली भी याद होना चाहिए। तो बताओ वलय के सेंटर से अक्ष पर कितनी दूरी पर r/√2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। देखिए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग का भी नियम लिख लेते हैं। एक समान रूप से आवेशित एक वलय रिंग और एक स्फीयर गोले दोनों की रेडियस कितनी है r, दोनों पर चार्ज कितना है q। गोले का केंद्र वलय की अक्ष पर विद्यमान है तथा वलय के केंद्र से r√3 दूरी पर है। गोले एवं वलय के मध्य विद्युत बल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों समझाने के लिए मैं आपका डायग्राम बना रहा हूँ। ये तो रिंग है, ये इसकी अक्ष है और यहाँ पर आपका इतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर एक ये आपका यही गोला रखा हुआ है और गोल इस पर भी चार्ज कितना है q, समान रूप से फैल रहा है। इस पर भी चार्ज कितना है q, इसकी भी त्रिज्या कितनी है r और इसकी भी त्रिज्या कितनी है r और इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपकी r√3। ये आपकी डिस्टेंस है। क्वेश्चन है। अब देखो जो गोला होता है उस पर आवेश समान रूप से फैला होता है और जब किसी गोलीय वितरण जब किसी भी गोले पर कोई आवेश समान रूप से फैला हो तो आगे हम पढ़ेंगे वो ऐसे व्यवहार करेगा जैसे सेंटर पर रखा है। तो इस आवेश को हम यहाँ मान सकते हैं। यदि इस वलय के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पता हो तो फिर बल F बराबर क्या होता है QE, Q का मान ये हो जाएगा। तो सबसे पहले तो वलय के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र अभी पढ़ा था x दूरी पर क्या था K Q x r² प्लस x² की पावर 3/2। x इक्वल टू कितनी डिस्टेंस रखी है r√3, इसलिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q r√3 अपॉन ये हो जाएगा √3 का 3 हो जाएगा 3 ये तो r² है ही और x² हो जाएगा 3r², इसकी पावर 3/2। तो देखो ये कैंसिल क्या हो गया, ये हो जाएगा √3kq r और नीचे हो जाएगा r² 4r² की पावर 3/2। इसको लिख सकते हैं √3kqr 4r² और √4r², एक पावर एरी हाफ पावर एरी इक्वल टू क्या हो गया देखो √3kqr और ये हो जाएगा 4r² इंटू 2r और r से r कैंसिल, ये हो जाएगा E इक्वल टू बोलो √3kq अपॉन 8r²। अब आपका इसलिए आवेशों के मध्य बल क्या होगा F इक्वल टू QE, गोले पर चार्ज कितना है वही Q, तो F इक्वल टू Q से मल्टीप्लाई √3kq² अपॉन 8r²। तो ये आपका फोर्स आ जाएगा। वायु एंड हुआ तो k की जगह 1/4 लिख सकते हैं। तो इसके पीछे फोर्स आ गया। इस तरह से आपका ये हो गया यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के कारण उसकी एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। और यदि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r हो तो फॉर्मूला हो जाएगा kq/x² और सेंटर पर होगा 0 और मैक्सिमम किस डिस्टेंस पर होगा f ± r/√2 पर। इस तरह से आज का टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू बच्चों।